अंगारे के नाज़रीन को खुशामदीद। आज हम सरगोदा में हैं और हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवा रहे हैं जिनका ताल्लुक़ सुर से और साज से है। जी हाँ, सुर और साज से। सुर इनका शौक़ है और साज इनका पेशा। मैं बहुत तफसील में नहीं जाऊंगा, हमारे साथ मौजूद हैं, मगर एक बात मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आज जबकि फ़न कदे जो हैं वो प्लाज़ो में तब्दील हो रहे हैं, किताबें फुटपाथ पे और जूते शोकेसों में आ चुके हैं, और जहाँ पे फ़नकार की इज़्ज़त और उसके बारे में बोले गए अलकाबात सुनने के बाद मासवाए अफसोस के हमारे पास कुछ भी नहीं होता, वहाँ उस दौर में एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसा फ़नकार भी हमारे दरमियान मौजूद है कि जिसने फ़न ही को अपना ओढ़ना बिछोना बनाया है। और सिर्फ़ उन्होंने नहीं बल्कि उनके आबा का भी ये पेशा था, वो ये काम करते थे, उनका ये प्रोफेशन था। सुर के साथ उनकी मोहब्बत है। वो शायद उस तरह हमारे उस्ताद घरानों से ताल्लुक़ नहीं रखते, मगर साज़ कारीक में, साज़ बनाने में जो उनको और उनके बुज़ुर्गों को यद तूला हासिल, वो शायद हमारे इस सोसाइटी में बहुत कम हमें नज़र आती हैं। तो हम आपकी मुलाकात करवाते हैं ज़ियाउद्दीन साहब से। उस्ताद ज़ियाउद्दीन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया सर। बहुत अरसे बाद आपसे हमारी मुलाकात हुई और सरगोदा में मैं आज आया हूँ, तो साफ है कि सरगोदा में आऊँ और आपसे ना मिलूँ ये मुमकिन नहीं होता। बहुत शुक्रिया जनाब। और इस दफ़ा चूँकि हमने, आप दोस्त जानते हैं कि हमने एक यूट्यूब चैनल का अंगारे के नाम से, अंगारे टीवी के नाम से आगाज़ किया है, तो मेरी ये बड़ी दिली ख्वाहिश थी कि आपका एक इंटरव्यू किया जाए, आपसे बातचीत की जाए। अब मैं गायक नहीं हूँ, ना मुझे गाना आता है। नाज़रीन, मैं ये भी बताता जाऊँ कि ज़िया साहब जो हैं मेरे उस्ताद भी रहे हैं, और एक ज़माने में जब मैं सरगोदा में मौजूद होता था तो ज़िया साहब से मैंने वायलिन भी सीखा था। ये एक अलग बात है कि मैं इनके शायद नालायक शागिर्दों में से था कि मैं उस साज़ को ना बजा सका, बावजूद मजबूरी के मैं ज़्यादा कामयाब नहीं हो सका। मगर वो जो मुलाकातें और वो जो ताल्लुक़ और वो जो मोहब्बत थी, जो ग़लबन 13 साल का यहाँ मेरा क़याम सरगोदा में रहा, उसमें ज़िया साहब मेरे बहुत अज़ीज़ उस्तादों में और दोस्तों में शुमार होते रहे हैं। तो ये मेरी दिली ख्वाहिश थी कि हम अंगारे के नाज़रीन के लिए ज़िया साहब के साथ मुलाकात करें और आपकी भी इनके साथ मुलाकात करवाएं। मैं को बहुत टेक्निकल जैसा बंदा नहीं हूँ, मुझे नहीं पता ये रागनियों और ठाठों का। सर, मैं तो पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इस काबिल समझा है। नहीं, आप इस काबिल हैं, अंगारे में हम आ सके। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अनायत आपकी, ये आपने अपना कीमती वक्त निकाला। ये शुक्रिया मैं सच्ची बात है आपका अदा करता हूँ कि इस गर्मी में और इस माहौल में आपने हमारे लिए वक्त निकाला। और हम जैसे थोड़े बहुत कनरसियों के लिए, जो कि बहुत छोटे लेवल के कनरसिए हैं, आपका की मौजूदगी हमारे लिए एक एतबार का दर्जा रखती है। मगर मैं ये जब भी आपसे मिला हूँ, जब भी मैं सरगोदा में था या मैं जब मुल्तान चला गया, तो सरगोदा में जब भी आना होता है और आपसे मुलाकात होती है, मैं आपकी शॉप पे आता हूँ तो मुझे हारमोनियम नज़र आते हैं, मुझे गिटार नज़र आते हैं, मुझे वायलिन नज़र आते हैं, मुझे यहाँ पे तबला नज़र आता है। आज तो लोगों ने फ़न कदे गिरा दिए, लोगों ने प्लाजे बना लिए, लोगों ने बड़े बड़े कारोबार इख्तियार कर लिए और वो शायद कामयाब भी रहे। सच। मगर आप अभी तक साज के साथ, तार के साथ, सुर के साथ, ताल के साथ जुड़े हुए हैं, क्यों? इसकी मैं वजह समझना चाहता हूँ। सर, ये असल में हमें जो तमाम चीज़ें हैं ये विरसे में मिली। हमारा जितना म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का काम होता था हमारी दुकान पे, इंडिया से लेके पाकिस्तान तक, मेरा ख्याल आज तो बहुत ही खुशी हो रही है कि मुझे कि शुक्र है कोई किसी ने तो एहसास किया है कि यार ये भी कोई चीज़ दुनिया में है। वरना तो ऐसे लगता था जैसे अंधों के शहर में आईने बेच रहे हैं। वाह। अब आके बड़ी खुशी होती है कि शुक्र है, चाहे एक ही सही है तो सही। नहीं, हम हमारे सारे दोस्त तो आपके, आप जानते हैं, बहुत कदरदान हैं हम आपके। दुरुस्त। और मुझे तो सच्ची बात है, आज के ज़माने में जब मैं देखता हूँ कि एक शख्स कमिटमेंट के साथ अपने फ़न के साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ पे बच्चे आते हैं, शागिर्द आते हैं, वो बैठते हैं, आप उन्हें सिखाते भी हैं। और यानी आज का ज़माना, नई नस्ल जिस अंदाज से चीज़ों को देखती है, म्यूज़िक को देखती है, और वो क्लासिक से शायद उस तरह वो नहीं आशना जिस तरह कि उन्हें होना चाहिए।
और आप उनको उनकी रवायत से जोड़ते हैं, तो मेरा ख्याल है ये एक बड़ी काबिल कदर चीज़ है। तो मैं फिर वही सवाल है कि आपने ये सब छोड़ के कोई और काम क्यों नहीं किया, हालांकि आप बड़ी कामयाबी से कर सकते थे। बहुत कोशिश की लेकिन छूटा नहीं छूटती नहीं है, काफिर ये मुंह से लगी हुई। बहुत कोशिश की, बहुत तंगी भी उठाई, बहुत किया, और काफ़ी दफ़ा ऐसा भी हुआ कि तब्दीली लाने की कोशिश की, इलेक्ट्रॉनिक का काम किया और भी काम किया, लेकिन वो मन ही नहीं लगा। फिर वापस यहीं आ गए। तो फिर सावधा कि आप इसमें इतनी सच्चाई थी कि वो दूसरा झूठ बोला ही नहीं गया। वाह 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 वाह। जब दूसरा काम किया उसमें झूठ बोला ही नहीं गया और वो फ्लॉप हो गया। इस वजह से ये सच के साथ तो जोड़ता है, सच्चाई है सच। तो लिहाजा फिर यही मन को अच्छा लगने लगा। फिर भी इस दौर के अंदर भी अगर कोई आकर कहे कि यार ये इसकी आवाज़ बहुत अच्छी लग रही है, तो हम समझते हैं कि हमारा जो है ना मकसद पूरा हो गया। वाह 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 वाह, हमारा मकसद पूरा हो गया। अच्छा, आपने तो चले सफ़र किया सावधान के, इकोनॉमिक्स बहुत अहम चीज़ है हमारी ज़िंदगियों में, माश का बहुत बड़ा ताल्लुक है। जी हाँ जी। तो फिर आपकी फैमिली में ने भी तो कुर्बानी इस मामले में दी होगी यकीनन। हाँ, शुरू में इस काम पे बहुत अच्छा असरात थे, बहुत अच्छा लोग समझते थे, और कई बड़े बड़े लोग जो हैं इसको ज़ौक़ के तौर पे इस्तेमाल करते थे, अपना शौक़ के इस्तेमाल करते थे। यहाँ तक कि बड़े बड़े लोग जो हैं इसको डेकोरेशन के तौर पे भी अपने जो है ना घरों पे सजाते थे। तो उस वक़्त बहुत अच्छा था। लेकिन उसके बाद जब आहिस्ता आहिस्ता हमारे फ़न को ज़वाल आना शुरू हुआ, जैसे फिल्में उजड़ गई हैं ऐसे म्यूज़िक उजड़ गया, वाह, ड्रामे उजड़ गए, सब चीज़ें अधूरी रह गई हैं, शायर बिखर चुके हैं, तो उसमें हम भी शामिल हो गए। यार एक लिहाज से देखा जाए फ़न लतीफ़ा हमारे यहाँ वो एतबार नहीं पा सके, और हालांकि कितना बड़ा यहाँ पे शायरों का, अदीबों का, मौसीकारों का, गुलकारों का कितनी बड़ी एक हमें लाइन और हम मिलती है, और एक पूरी रवायत मिलती है, ख़ानदान मिलते हैं, मगर शायद वो उस अंदाज में कोई नहीं मिलते सर। चलें रियाज साहब, ये बहरहाल ये सवाल अभी तक यानी मेरे लिए हैरानी बहुत ज़्यादा है इस मामले में, हमेशा रही है। हाँ। और आपको याद होगा कि जब मैं आपसे पहली मरतबा मिला था तो तकरीबन इन्हीं सवालों के साथ मैं आपके साथ मिला जी था। हाँ, जी हाँ। और आज 13-14 साल बाद आपसे मुलाकात हो रही है, तो इन्हीं सवालों के साथ मुलाकात हो रही है। मगर बहरहाल ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये चीज़, ये फ़न जो है, फ़न हमेशा सच्चाई के साथ जुड़ता है, सदाकत के साथ जुड़ता है, इंसान दोस्ती के साथ जुड़ता है, मोहब्बत की बात करता है। और जो वाकई फ़नकार हैं वो शायद उस तरह झूठ नहीं बोल सकते। हाँ, वो हिर्स और हवस से ज़रा थोड़ा सा, ये सच है सर, अगर हकीकी फ़नकार हैं तो। हाँ, अगर उसके मन के अंदर कोई भी है, उसके मन के अंदर कुछ भी थोड़ी सी रोशनी है तो वो नहीं कर सकता। अच्छा जैसा बहुत से सवालात हैं मेरे पास, और मैं सादा के ये फॉर्मल सी मैं इंटरव्यू नहीं करना चाहता, गुफ्तगू नहीं, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा हम एक इनफॉर्मल सी बात करें ना। जी। तो मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट है कि ये म्यूज़िक के साथ और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ जो आपका ताल्लुक़ है, वो यकीनन आपके बुज़ुर्गों का भी एक ताल्लुक़ है। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आप अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, थोड़ा ख़ानदानी पस मंज़र के बारे में, कि ये एज ए प्रोफेशन इसको और एज ए एक शौक़ और ज़ौक़ के कहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ? ये इंडिया से शुरू हुआ, हमारे दादा जान के ज़माने से। वहाँ पे हमारा मैन्युफैक्चरिंग का काम होता था, सितार बनते थे, तानपुरे बनते थे, बहुत अच्छी खासी जो है ना लोग कारीगर काम कर रहे होते थे, सारी चीज़ें बनती थी, ये हारमोनियम बनते थे, ये बनते थे। फिर पार्टीशन के बाद हम पाकिस्तान में आ गए। जब हम लाहौर में आए तो उन्होंने हमारे जितनी अलाटमेंट थी वो सारी सरगोदे में कर दी। तो हम जब यहाँ पे आए, यहाँ दूर दूर तक किसी को म्यूज़िक का पता ही नहीं था, और ना इस काम को अच्छा समझते थे, और ना उनको इन साज़ों के नाम आते थे, कोई चीज़ नहीं आती थी। फिर बड़ी कोशिश की, बड़े लोगों को समझाया, लोगों को बताना शुरू किया। फिर दूर दूर से लोग आने शुरू हुए, फिर पेशावर रेडियो स्टेशन से आने शुरू हुए। यहाँ क्या सरगोदे में ऐसे इंडिया से लोग आए हुए हैं जो बड़ा अच्छा म्यूज़िक का काम करते हैं। उसकी वजह से फिर जो जितने हमारे जो वहाँ इंडिया में कारीगर थे वो भी वाले साहब के साथ इतना प्यार करते थे कि वो सरगोधा आए, उनके साथ वो भी आ गए। अच्छा, तो ये दादा क्या इसमें ग्रामी आप बताएंगे हमारे नाज़रीन? मेरे दादा
मेरे परदादा जो थे वो गुलाम भीख एंड सन्स के नाम से दिल्ली में दुकान होती थी, दिल्ली द्रीबे में। अच्छा। वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट का काम हुआ करता था। फिर हम पाकिस्तान आ गए, फिर वालिद साहब के नाम से, मेरे वालिद साहब है निज़ामुद्दीन, निज़ाम म्यूज़िक हाउस के नाम से काम होता बहुत रहा। मशहूर रहा एक ज़माने में, एक बहुत इनका चर्चा था पाकिस्तान बनने से बाद में आज भी काफ़ी लोग जो बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं जानते हैं। यानी कि उस टाइम लाहौर का सफ़र भी सरगोदे तक बड़ा मुश्किल होता था। बिल्कुल सही तो है। गुलाम अली वगैरह, मेहदी हसन, रेशमा और इस तरह के लोग जो अपने इंस्ट्रूमेंट ठीक कराने के लिए वो शॉप पे आया करते थे हमारी, और हमारे इंस्ट्रूमेंट भी बनने पसंद करते थे। उस वक्त उस टाइम जो है ना हमारे यहाँ जितने इंस्ट्रूमेंट बन रहे थे हैंडमेड थे। उसमें सुरमंडल था, सारंगी था, दिलरुबा था, वचित्र बीना थी, सितार था। वाह वाह। और ये हैंडमेड थे सारे? सारे हैंडमेड थे। वचित्र बीना इतना खूबसूरत साज है, उसको देख के आदमी का दिल भर आता है, बजाने में कितना अच्छा होगा। वाह वाह वाह। उसकी आवाज़, उसका सुर। तो ये श्री पूछ वाले जो लाहौर से ताल्लुक़ रखते हैं, सितार वाले, इनका बेटा टोनी, ये भी हमारी शॉप पे आया करते थे। तो वचित्र बीना भी बजाते थे, बड़ी आला बजाते थे। अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। बहुत ही अच्छा वचित्र बीना और सितार बजाते थे पाकिस्तान के। अच्छा नाज़रीन, जैसे ही हम यहाँ बात कर रहे थे, यहाँ पे लाइट जो काफ़ी देर से गई हुई थी और हम एक बहुत से छोटे से केबिन में बैठे हुए थे बाहर की आवाज़ों से बचने के लिए। तो अभी थोड़ी आपको भी ये आवाज़ें सुनाई देंगी। शदीद गर्मी की वजह से हम बाहर आ गए हैं आवाज़ों की परवाह किए बगैर। थोड़ा सा सिलसिला हमारा टूटा था, हम वहीं से अपना सिलसिला दोबारा से उसका आगाज़ करते हैं। जिस जैसा बात हो रही थी, दिल्ली की बात कर रहे थे और आप बता रहे थे कि आपके जो परदादा थे उन्होंने इस सिलसिले को शुरू किया था, इस सिलसिले को उनका आगाज़ किया था। जी हाँ। और वहाँ पे एक आपकी एक शॉप थी दिल्ली में। जी हाँ। उसके बारे में आप थोड़ा सा बता दीजिए। और साथ साथ थोड़ा सा, क्या आपने अपने बुज़ुर्गों से कभी सुना कि कोई बड़े मूसीकार गुलकार वहाँ आते हों? जी हाँ, जी हाँ। तो उसके बारे में थोड़ा सा वालिद बताइए। साहब के साथ ज़्यादा उठना बैठना था मेरा। और थोड़ा सा ऊंची आवाज़ में करेंगे ताकि साहब बाहर के की आवाज़ें हमें सुनाई काम दें। ये बात भी सही है। वालिद साहब के साथ बड़ा उठना बैठना था। तो वो अक्सर ये जिक्र किया करते थे कि यार इतने बड़े बड़े उस्ताद हमारे पास आएंगे, लेकिन उस वक़्त वो भी जो है ना उस्ताद नहीं थे। यानी कि गुलाम ये समझे कि एक फ़नकार थे, बस एक फ़नकार थे, एक अभी उस्ताद के दर्जे पे नहीं आए थे। उस्ताद के दर्जे पे नहीं आए थे। तो वो वालिद साहब के साथ बैठते थे, रविशंकर साहब आकर बैठते थे हमारी शॉप पे और घंटों बैठे रहते थे। वाह। इंस्ट्रूमेंट देखते थे, सितार देखते थे कैसे बन रहे हैं, कैसे बज रहे हैं। फिर वो जो है ना रविशंकर विलायत अली आते थे, वो अमजद खान साहब आते थे, ये हमारे दादा जान के फिर इतने अच्छे दोस्त हो गए कि इनके घरों से भी हमारे ताल्लुकात जुड़ते चले गए। वाह। उठना बैठना इतना खूबसूरत हो गया हमारा कि हम लोग जो है ना घर जैसा माहौल हो चुका था हम लोगों का। और वो बड़ा अदब किया करते थे, बड़ी तहजीब याफ्ता कौम थी वो, बड़े आला दर्जे के थे। उस टाइम जो है ना ऑर्डर पे इंस्ट्रूमेंट उनके बनते थे स्पेशल। अच्छा, जो रविशंकर या ऐसे लोग थे जो ऑर्डर्स देते थे। और ऑर्डर्स देने का तरीका ये होता था कि वो एक तश्तरी होती थी, उसमें वो मिठाई होती थी और उसके ऊपर वो जो है ना जाली ढकी हुई होती थी और उसके ऊपर वो जो इंस्ट्रूमेंट की कीमत थी वो लिफाफे में पैक करके रख के हमें ऑर्डर दिया करते थे। एक पूरी तहजीब के साथ ऑर्डर दिया। यानी साफ है कि ये दुकानदारी नहीं थी, दुकानदारी नहीं, ये तो एक फनकार का दूसरे फनकार के साथ एक ताल्लुक था। बिल्कुल सही है। तो ऐसे वो आया करते थे। फिर वो हमारे परदादा जब फौत हुए तो फिर ऐनुद्दीन साहब मेरे दादा जान, और माशाल्लाह वो कुरान हाफिज़ थे माशाल्लाह। और उनको ये शर्फ भी हासिल था कि उन्होंने दिल्ली की जामा मस्जिद में तरावी भी पढ़ाया करते थे। अच्छा, तो वो भी उसी शॉप पे काम करते थे? वो भी शॉप पे काम करते थे, उन्हीं के नाम से, गुलाम भीख के नाम से, अपने वाले मेरे परदादा के नाम से वही शॉप आगे चलती रही, दिल्ली में ही चलती रही। हाँ, तकरीबन मेरे फूफा जान होते थे, वो भी बहुत आला कारीगर थे। हमारे ताया होते थे, वो भी बहुत आला लेकिन इतना इत्तेफाक था कि वो सब एक जगह बैठकर काम करते थे और एक जगह ही बन के इंस्ट्रूमेंट बनते थे। तो दिल्ली में पहला म्यूज़िक शोरूम था जो दिल्ली द्रीबे में बना। अच्छा, यानी कि ये वालिद साहब बताते हैं उस टाइम की बात है कि वो दिल्ली में बिजली का भी अभी आगाज़ नहीं हुआ था।
आई सी, अच्छा। तो वाहिद जो थी ना उस दरीबे के अंदर एक दुकान थी जहाँ वो लाइट जो है मौजूद on होती थी। मौजूद होती। और वहाँ पे ये वहाँ सिस्टम। पे आते थे तमाम जितने भी पंडित थे, कहीं की एकेडमी हुआ करती थी उन लोगों की, बड़े बड़े उस्ताद कराम की, तो वो आया करते थे, गाय गाते थे। फिर हारमोनियम तैयार होते थे हमारे यहाँ, फिर वो तानपुरा तैयार होता था हमारे यहाँ, फिर दिलरुबा तैयार होता था। मेरे दादा जान दिलरुबा बहुत अच्छा बजाते थे। वाह वाह। ऐनुद्दीन साहब दिलरुबा बहुत अच्छा बजाते थे और बड़ी तारीफ़ किया करते थे उनकी। फिर वो अल्लाह वाले लोग भी थे क्योंकि हाँ, ये जो हकीकी फनकार है वो कहीं ना कहीं जुड़ा होता है अपनी, उसकी लौ लगी होती उनके है। एक शागिर्द थे नासरुद्दीन साहब, वो इस्लामाबाद में सबसे पहले जब टीवी स्टेशन का आगाज़ हुआ तो वो नासरुद्दीन साहब सितार बजाया करते थे और वो उनके साथ उठना बैठना था। वो शागिर्द भी थे मेरे दादा जान के, और वो बहुत आला जो है ना, बेसिकल उनका कपड़े का काम था लेकिन वो सितार बहुत आला ज़्यादातर। ये समझें कि म्यूज़िक के खातिर उन्होंने अपनी जो है ना वो कपड़े की दुकान ही ख़त्म कर दी थी। अच्छा, वाह। इतना शौक़ रखते थे, ज़ौक़ रखते थे। अच्छा, ये जो हिजरत 47 में जब हुई और जब वहाँ के मुसलमान पाकिस्तान में आए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान जब बना, तो हिजरत में उस वक़्त आपके दादा ज़िंदा थे? जी हाँ, दादा जान जिंदा। वो भी सरगोदा? वो भी सरगोदा में आए थे। अच्छा, वो भी सरगोदे में। जी हाँ। तो सरगोदे में जब आप पहुँचे हैं तो ये सरगोदा जो आज का सरगोदा, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल वीरान सी जगह थी, एक दो सड़क थी। और वाले साहब बताते हैं कि बिल्कुल यानी कि शाम को 6 बजे के बाद जो है अंधेरा हो जाता था, उसके बाद हम वो जो है अपना चिराग वगैरह जला के उसमें काम किया करते थे। और यहाँ पे जो था ना बिल्कुल काम नहीं था म्यूज़िक का। जितने भी लोग आते थे सब बाहर से आया करते थे, लाहौर से आते थे, पिंडी से आते थे, इस्लामाबाद से आते थे। इस्लामाबाद भी उस वक्त नहीं बना था। फिर यहाँ पे PF एयरबेस बना। सही। यहाँ पे MM मालूम साहब जो पायलट थे, जी जी जी, फिर उन लोगों ने जो ना आना शुरू कर दिया। वो बड़ा ज़ौक़ रखते थे, वो सितार वगैरह। अच्छा। जी हाँ। तो फिर एक शाहिद शिगरी साहब होते थे पायलट, एक अदरीस साहब होते थे, वो वालिद साहब के शागिर्द थे। अच्छा, वो भी बाकायदा इस बाकायदा आया फिर करते थे। वो जो लोग आए। फिर अमेरिकन आए, जब सरगोदे में F-16 तैयारे आए, फिर उसके साथ अमेरिकन आए सही। यहाँ पे उनको ट्रेनिंग देने के लिए। तो फिर उन अमेरिकनों का सिवाय एक शॉप के कहीं जो है नज़र नहीं आता था। हमारे पास उस वक्त पुराने साज रखे होते थे, वो भी ले जाते थे वो ख़रीद कर। अच्छा। फिर उनको सितार ले जा, तबले का पता चला, ढोलक का पता चला, हारमोनियम का। तो फिर वो उन्होंने जो ना वो ले जाने शुरू कर दिया आहिस्ता आहिस्ता। वहाँ से ये हमारा जो है ना आगाज़ शुरू हुआ। फिर वालिद साहब ने जो इंस्ट्रूमेंट बनाए तो पाकिस्तान में अभी बिल्कुल मुतारिफ नहीं हुआ था। उसमें बैंजो जो था वो निज़ाम म्यूज़िक हाउस की ईजाद थी। तो ये निज़ाम म्यूज़िक हाउस लाहौर में था या सरगोदे में था? सरगोदे से बेसिकली सरगोदे का। जी हाँ। उसका ट्रेडमार्क का था पॉपुलर के नाम से, साज बन के ना उस पर स्टैंप लगी हुई होती थी। अच्छा, पॉपुलर की, यानी ब्रांड स्टैम्प ब्रांड जो था वो पॉपुलर का था। तो वो बैंजो बनाए। तो उस टाइम वो बांग्लादेश जाया करते थे, जब बन के सामान बांग्लादेश जाया था। सही। तो सरगोदा में तो खपत नहीं होगी उन सामान? बिल्कुल 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 नहीं था। ये समझें कि म्यूज़िक का बिल्कुल ये दूर दूर 1-2 चर्च हुआ करते थे यहाँ। ये कैथोलिक चर्च होता था, वहाँ पे बड़े बड़े वो पियानो रखे हुए होते थे जो छोड़ कर गए थे वो लोग। अच्छा। वहाँ पियानो वो फिर ठीक किए सारे पियानो, उनको बताए। फिर हारमोनियम मुतारिफ़ कराया। फिर हमने वहाँ पे बैंजो, सितार और चीज़ें मुतारिफ़ करानी शुरू की चर्च वगैरह के जो फादर थे। तो फिर उन्होंने अपनी इबादत के लिए वो ख़रीदना शुरू किया और जो है ना उसमें चलना शुरू किया। सही। अपने गीतों में। तो ये निज़ामुद्दीन सन्स का काम सरगोदा उसका बेस था हमारा। या और आप भी उसमें सब शामिल थे? जी हाँ। तो आपके दूसरे भाई भी इसमें? जी हाँ, बड़े भाईजान थे वो माशाल्लाह। उन्होंने तो बल्कि इतनी तरक्की की म्यूज़िक में कि बुक्स भी लिखी हैं। अच्छा। को जब हमने ईजाद किया हारमोनियम टाइप तो उसकी बुक्स ली। ज़रा हमारे नाज़रीन को बताएंगे नाम उनके नाम? और फ़खरुद्दीन साहब। उन्होंने बैंजो गाइड के एडिशन लिखी हैं 4 जो मौजूद हैं। और उस पर फिर वो जो लोग देखकर जो है बजाया करते तो नोट्स वगैरह उसमें सारे? नोट्स वगैरह सारे गाने, तराने, मिली नगमे और ये जो उसमें मौजूद आते थे, मौजूद थे बैंजो गाइड।
अच्छा, ये सरगोदा में जिस ज़माने में आप बता रहे हैं आपके वालिद थे यहाँ पे, निज़ामुद्दीन एंड सन्स एक दुकान भी थी, आप मैन्युफैक्चर भी करते थे। जी जी। तो उस वक्त भी कोई उस ज़माने के नौजवान जो थे कुछ सीखने के लिए आते थे या बहुत हाँ, कम हाँ। था? हमारी शॉप हुआ करती थी उर्दू बाज़ार में, बड़ी सारी, काफ़ी बड़ी दुकान थी। तो आगे काम हुआ करता था, पीछे एक कमरा होता था अकेडमी का जैसे? एकेडमी का, ऐसे बैठने के लिए, क्योंकि सितार और ये इतनी नाजुक आवाज़ें होती हैं कि उसको तन्हाई में जाके जो है ना ट्यून करते थे, सही, उसको सही। प्ले करके देखते थे आया ये उसका इसका सुर भी सही है, लिखा सुर भी है, है बिल्कुल कि सही नहीं। है। तो फिर वो आहिस्ता 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 कुछ प्रोफेसर आने शुरू करे। तो सरगोदे में एक प्रोफेसर होते थे अफजल साहब, अच्छा, अम्बाला गवर्नमेंट कॉलेज में इंग्लिश पढ़ाया करते थे। वो बड़े ज़ौक़ वाले इंसान थे, उनको बड़ा शौक़ था इन चीज़ों का। फिर उन्होंने जो है ना शॉप पे आना शुरू किया, फिर उन्होंने स्टूडेंट को अपने भेजना शुरू किया। तो आहिस्ता 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 वो बजाय वो बनाने के, वो एकेडमी की भी शक्ल हो गई। शाम के टाइम लोगों ने बैठना शुरू। ये काम ऐसे है, जब तक आपको बजाना नहीं आता आप बना नहीं सकते। बना नहीं सकते, साफ जाए, बिल्कुल सही है। यानी इसके लिए आपका खुद आपके अंदर से सुर अंदर आप से हर चीज़ निकल आई। आना। तो जब वो हुआ तो हमने बजाना शुरू किया। फिर आप कई दोस्त आ जाया करते थे, तो उनके साथ बैठ के, शाम में बैठ के, सुबह में बैठ के। यानी आप समझे कि ये मैन्युफैक्चरिंग से फिर आपका ये सफ़र फ़न की तरफ आया, की तरफ चलना शुरू हो गया। अच्छा, अब भी आपके जब मैं भी यहाँ पे सरगोदा में था और 13 साल तो मैं आपके साथ एक याद अल्लाह रही आपसे, तो मैंने भी देखा कि जिस ज़माने में मैं आता था तो और भी बहुत से लड़के नौजवान आते थे। हम तो खैर उस ज़माने में भी नौजवान नहीं थे। नहीं, माशाल्लाह जनाब जो आते। तो मुझे लगा कि यार कुछ लोगों को, नौजवानों को शौक़ है। मैं बल्कि अभी मेरे सामने 2 नौजवान और भी हैं, बल्कि मैं अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं, हाँ, बिल्कुल आए जी, आप उधर हमारे साथ शरीक हों, गुफ्तगू में हमारे साथ गुफ्तगू में शरीक हों। नाज़रीन, हमारे साथ एक नौजवान हैं हमारे, सरफराज मज़हर। इनके दो तारुफ़ हैं। एक तारुफ़ तो मैं करवा सकता हूं क्योंकि ये मेरे जिस ज़माने में मैं सरगोदा यूनिवर्सिटी में पढ़ाया करता था तो ये मेरे एमए के स्टूडेंट वहाँ थे, और गालिबन एमफिल में भी, एमए में। जब मैं, पुरानी बात है, कितनी पुरानी बात है, कोई 10-12 साल, 11 साल पुरानी बात है। और दूसरे ये शागिर्द हैं उस्ताद ज़िया साहब के, कि उनसे सर के तवज्जुह से हुआ इनके। चलें, ये तो समझें, ये तो बहुत अच्छे। और फिर मुझे समीर नज़र आ रहे हैं। समीर, आप भी आ जाएं, हमारे साथ ज्वाइन करें। अगर आप देख लें कैमरे की, अगर फ्रेमिंग में आप कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही तो आप मेरे साथ आ जाएं। रिकॉर्डिंग सही हो रही है पीर जी? पीर साहब चेक करें पीछे का थोड़ा सा आप इसको, बल्कि एक और हमारे शागिर्द अजीज़ बैठे हुए हैं, पीर वलायत अली शाह साहब। नाम इनका बहुत लंबा है मगर ये तबीयत में बहुत हमारे नफीस। माशाल्लाह आ जाए पीर साहब, आप भी आ जाए, एक पूरी महफिल बनाते हैं। बड़ा पाकीज़ा। हाँ, नाम पूरी महफिल। ये तो नाज़रीन, हमारे साथ अब कुछ नौजवान भी जुड़ गए हैं। समीर हमारे साथ हैं। समीर, आप प्ले क्या करते हैं? समीर मेरा बड़ा अच्छा शागिर्द है आपके, और ये अमेरिकन बैंजो प्ले करते हैं। वाह। वैसे इनको गाने का भी बड़ा शौक़ है और म्यूज़िक से बड़ा प्यार करते हैं। म्यूज़िक ट्रैक भी बनाते हैं और बच्चों के गाने भी बड़े अच्छे चलें फिर आप करते हैं। आप हमें हमारी सिफारिश करें कि हमारे जो चैनल अंगारे है इसका ये ऑफिशियल म्यूज़िक हमें बना के दें। जी जो भी सीधे उस्ताद जी का माशाल्लाह, जितने भी सारे प्रॉपर्ली म्यूज़िक ये चोरी समझिए, वाहिद उस्ताद मिलने से नहीं हो इजाज़त। तो ये नाज़रीन, ये हमारे साथ कुछ नौजवान जुड़े हैं, प्ले भी करते हैं, गाते भी हैं। सरफराज मज़हर, मेरे लिए ये एक बहुत ही खुशगवार हैरत हुई कि मैंने उनसे मुतारिफ़ कराया और उन्होंने इस सिलसिले को जो है वो जारी रखा। अच्छा, इससे पहले कि हम गुफ्तगू आगे बढ़ाएं, मगर मैं चाहता हूँ थोड़ा सा एक प्ले हो जाएगा सतार थोड़ा सा, ताकि ये साथ साथ सुर भी चलते रहें और गुफ्तगू भी चलती रहे। सही है जी साज।
शुक्रिया जी। वाह वाह वाह, क्या बात है, ज़बरदस्त शुक्रिया, ज़बरदस्त, वाह वाह। शुक्रिया आपका। अच्छा, जैसे अब हम बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि बैठे रहें तो पूरी रात हम बैठे रहें यहाँ पे, हाँ जी, मगर दुरुस्त। साफ है कि हमारा एक लिमिट टाइम है और उस लिमिटेड टाइम में जी, हमें जी, आगे जी। चलना है। अच्छा, यहाँ निज़ामुद्दीन एंड चला, कब तक चली ये सिलसिला दुकान का आपका और म्यूज़िक का सिलसिला चला? अभी तक चल रहा है सर, जब आज मेरा ख्याल 70 साल हो गए। और ये सिलसिला अभी तक जारी और सारी है, जारी है। मगर अब वो हमारी जो ये थे आपके तीसरी नस्ल जो है ना, वो लगी हुई इस काम में। लगी हुई है। अच्छा, जब फ़खरुद्दीन साहब चले गए लाहौर, और उससे साफ है कि थोड़ा सा एक आप अकेले पड़ गए या जो भी कह लें जी आप, हाँ जी हाँ। तो आपको फील होता है कि यार कुछ और काम कर लेते तो ज़्यादा बेहतर था? हाँ, कभी कभी होता है, होता है होता है, कभी कभी होता है। लेकिन फिर सोचते हैं कि इतना लोग प्यार करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं, जो पैसे से भी नहीं मिलती। नहीं, बेशक, कोई शक नहीं। अच्छा, जैसे हमारे नाज़रीन ये जानना चाहेंगे कि अभी आप सितार प्ले कर रहे हैं, आप वायलिन के, खैर वो तो आप हर साज में और आपकी महारत है आपकी, क्योंकि मैं चूँकि आपका मेरा तारुफ वायलिन से शुरू हुआ था, जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वायलिन बजाने से शुरू हुआ था। तो आपने मुल्क के बाहर भी सफ़र किए? जी हाँ सर, मैंने बाहर भी सफ़र किया, मैंने काफ़ी बहरीन में भी प्ले किया है मैंने काफ़ी, और वहाँ पे जॉब भी करता रहा हूँ मैं, म्यूज़िक जॉब भी। अच्छा, म्यूज़िक जॉब करते जी हाँ, रहे? पाकिस्तान क्लब के अंदर होता था, मैं म्यूज़िक जॉब भी करता था, और मेरा जो वीज़ा था वो भी पाकिस्तानी सफारत खाने का था। सही। फिर मैंने सिंगापुर में किया है प्ले, ऑडिटोरियम मॉल में, वो भी पाकिस्तान एम्बेसी की तरफ से प्ले किया है। फिर मैंने ईरान में प्ले किया है, फिर मैं तुर्की भी गया हूँ। जहाँ जहाँ जाते रहे तो ये हमारे साथ साथ जुड़ा रहा। मगर वहाँ का रिस्पांस हाँ, बहुत अच्छा, आपको कैसा लगा? यानी कि बहुत अच्छा लगा। क्योंकि जब आप यहाँ पे सितार बजाते हैं, वायलिन बजाते हैं, जी, और वहाँ जब आप ये प्ले करते हैं, तो आपको साथ है कि थोड़ी सी, क्योंकि फ़नकार को बाहर कहीं ना कहीं एक एप्रिसिएशन चाहिए जी, है, जी, जी, जी। उसको एक प्यार चाहिए है, लोगों की दाद चाहिए होती है, जी। ताकि उसके अंदर एक काम करने का एक इंस्पिरेशन जो है वो बढ़ती है। और शायद यहाँ पे हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो चीज़ लैक करती है वो ये वो दाद और वो तहसीन और वो बकअप जो है, जो एक फ़नकार को करना जी, जी, चाहिए, जी। वो हमें यहाँ पे हाँ, शायद। बल्कि बाहर हमारी ज़्यादा कदर होती है। सही। वो मेरे से सब एक बड़ी प्यारी बात किया करते थे, तो आज भी मेरे दिल को वो बड़ी अच्छी बात लगती है। वो कहते हैं बॉर्डर से उस तरफ जब हम होते हैं तो भगवान होते हैं, बॉर्डर से इस तरफ जब हम होते हैं तो मरासी होते हैं। सही है, बिल्कुल तो सही है। वो ये बात सच है। वो लोग हमारी इतनी इज्जत करते हैं, इतने शौक से सुनते हैं, और ये नहीं कि सिर्फ गोरे हैं या दूसरे हैं या हिंदू हैं, बल्कि जो पाकिस्तानी फैमिली हैं वो बड़ा लाइक करती है। वो यहीं से गए हुए लोग हैं, मगर वहाँ जाके उनका ज़ौक़ जमाल बदल जाता है। तहज़ीब और उठना बैठना हर चीज़ चेंज हो जाती है। और वो अपने घरों के अंदर म्यूज़िक साज भी रखे हुए हैं उन लोगों ने। ये यहाँ तक है कि मैंने तबला ढोलक तक देखी है उनकी, अच्छा। पाकिस्तानी फैमिलियों के घरों के अंदर, और बड़ा शौक़ रखते हैं और बड़े अच्छा बजाते हैं और गीत गाते हैं। इवन नूरजहाँ को बहुत पसंद किया जाता है, बड़े अच्छे गीत गाते हैं। तो उन लोगों में भी उठना बैठना हुआ, बल्कि जो दूसरे लोग हैं उनमें बाद में बहुत बाद जाके तारुफ हुआ। पहले पाकिस्तानी लोगों ने हमें लाइक किया। सही। अच्छा ज़िया साहब, ये आपको एक बहुत तवील अरसा हो गया जी, इससे जुड़े हुए, और इसमें आपने बहुत से लोगों को देखा भी होगा। जी, साफ ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के में जो बड़े गायक हैं, जो बड़े म्यूजिशंस हैं, बड़े तबला नवाज़ हैं, जी, सितार बजाने वाले, तो कुछ ऐसे यादें या कुछ ऐसे लोग जो आप जिनके साथ आपने देखा हो, जिनको सुना हो, जिनके साथ जी काम हाँ, किया हो? जी हाँ, तबला नवाज तारी को मैंने सुना, और मेरा बड़ा अच्छा दोस्त था तारी साहब जो थे। तारी साहब थे। हुसैन बख्श गुल्लू साहब को सुना है, बल्कि बहरीन में मेरी यही ड्यूटी हुआ करती थी कि आपके बाद कोई सिंगर गाना चाहिए, तो वहाँ पे हुसैन बख्श गुल्लू साहब भी आए थे, आते थे। तो सही। मैं उनके प्रोग्राम का भी ऑर्गेनाइज़र में ही था। हुसैन बख्श गुल्लू साहब से मुलाकात हुई है, नुसरत फ़तेह अली साहब से मुलाकात हुई है, लाहौर में गुलाम अली साहब से मुलाकात। जितने सीनियर आर्टिस्ट हैं, चाहे वो ड्रामे के आर्टिस्ट हैं, चाहे वो म्यूज़िक से वाबस्ते हैं, वो साथ है कि जब एक काम कर रहे होते हैं तो जुड़े होते हैं उन लोगों से बड़े सारे। अच्छे ताल्लुक़ और बड़ा प्यार मिला। कराची भी प्ले किया है मैंने जाकर, तो वहाँ के आर्टिस्टों ने भी बड़ी इज्जत की, बड़ी कदर की।
वैसे आपको ज़ाती तौर पे मौसीकी की कौन सी फॉर्म अच्छी लगती है? प्योर क्लासिक, नीम क्लासिक, गज़ल, ठुमरी, कौन सी जिससे आप इंस्पायर होते हैं? आपका दिल? जितने भी फल हैं सारे अच्छे। वाह 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 वाह, इनका जायका जो है ना, अपना जायका है। ऐसा प्यारा जायका है कि कुछ हद नहीं। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। यानी फिर भी कोई फेवरेट तो होता होगा। चले म्यूज़िक का हम चले इंस्ट्रूमेंट की कर रहे हैं। आप सितार भी मैंने आपको बजाते देखा, तबला भी देखा, हारमोनियम तो सर मैंने आपसे सीखा भी। तो उसमें कोई अगर आपको चॉइस करनी कि भाई आप में इनमें से कोई एक उठाएं और प्ले करें, तो आप किसको प्ले करेंगे? जो हमारे पाकिस्तान का था सितार नवाज शरीफ पूंछ वाला जी। उसको मैं बड़ा लाइक करता था, बहुत अच्छा प्ले करता था और उस जैसा सितारिया मैंने अभी तक नहीं देखा। वाह वाह। उसने उस दौर में चिराग जलाया जब सारे शहर में अंधेरा होता था। वाह वाह वाह, क्या बात है। और उसको ये एजाज़ हासिल है कि पूरी दुनिया में किसी ने राग इजाद नहीं किया, लेकिन शरीफ पूंछ वाले ने राग इजाद किया और बाकायदा अनाउंस हुआ। अच्छा। उस राग का नाम है गज़ा मल्हार। वाह। वो शरीफ पूंछ वाले की जाती, जिसको इंडिया भी मानता है क्या बात। और वाह सल्यूट करता है। वाह। यही एजाज़ उसको मिला है, इसी के तगमे आज तक उसको मिल रहे हैं पाकिस्तान। वाह वाह। तो क्योंकि उसने एक चीज़ इजाद की, इसलिए वो इंडिया से भी आगे काम किया है उसने। अच्छा चलें, वो अभी तो तक इंडिया में भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई नया राग इजाद हुआ, लेकिन शरीफ पूंछ वाले ने ये राग इजाद किया। उसको मैं बड़ा लाइक करता था, बड़ा सुनता था। कैसेटों का दौर होता था, मेरे पास बेतहाशा कैसेटें पड़ी हुई हैं, सीडीएँ पड़ी हुई हैं, रविशंकर की पड़ी हुई हैं, विलायत अली की पड़ी हुई हैं, परवेज़ साहब की पड़ी हुई हैं, जो सितार नवाज़ हैं, आजकल सबसे टॉप पे जा रहे हैं इंडिया में। लेकिन जो हमारा मिजाज को जो टच किया वो शरीफ पूंछ वाले। शरीफ पूंछ वाले ने किया, बिल्कुल सही है। बहुत अच्छा सितार। अच्छा चले, मैं थोड़ा सा, मेरा ये था कि ये सारे इंस्ट्रूमेंट पड़े हैं आपके सामने ही, जी जी। आपको कहा जाए कि इनमें से आपने एक उठाना है और उसको प्ले करना है, आप किसको प्ले करेंगे? मैं वायलिन को भी प्ले कर, वायलिन को ज़्यादा लाइक करता यानी हूँ। उसको वहाँ वायलिन उठाएंगे आप? वायलिन उठाए तो अभी भी वायलिन थोड़ा सा होना चाहिए, फिर साहब कि जब वायलिन उठाएंगे तो फिर हमें भी वायलिन सुनना चाहिए। हाँ, वो वायलिन में ख्याल मंदिर पड़ेगा। क्या बात है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात, वाह वाह वाह। अच्छा नाज़रीन, हम जरा अपने इस गुफ्तगू के आखिरी हिस्से में आप पहुंच रहे हैं। अच्छा सर साहब, ये सारा कुछ आपने देखा, जी जी। एक बड़े स्केल पर होने वाले काम को आपने सिमटते हुए देखा,
जी हाँ जी। कहाँ दिल्ली, कहाँ गुलाम भीख इंसान, कहाँ गुलाम निज़ामुद्दीन इंसान, म्यूजिक हाउस। कितना बड़ा एक सिलसिला और कितने शागिर्द और सब, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ रिड्यूस हो गई। समझती तो ये सिमटना आपके कारोबार का सिमटना नहीं है, ये इस सोसाइटी के अंदर जमालियात का सिमटना है। मेरा ये ख्याल है, मेरा ये ख्याल है। वाह वाह वाह। तो फिर उसके बाद आपने बड़े बड़े लोगों को देखा, शरीफ पोंछ वाले को देखा, आपके बुज़ुर्गों ने रविशंकर को देखा, और फिर आते हुए ये मैडम नूरजहां से, नुसरत फ़तेह अली से होते हुए आप हुसैन बख्श गुल्लू और आज के गुलकारों को देखा। जी। कहीं हर चीज़ हमें लगता है कि पीछे की तरफ जा रही है या नीचे की तरफ। आपसे अगर मैं पूछूं कि क्या आप पसंद करेंगे कि आप अपनी अगली जनरेशन को ये रवायत ट्रांसफ़र करें या उनको? हाँ वैसे कोशिश बड़ी है, लेकिन बड़ा मुश्किल हो गया है काम। आजकल लोग इतनी मुश्किल में पढ़ना नहीं चाहते। सही सही। पढ़ना नहीं चाहते, इसकी तालीम सीखने के लिए, इसको करने के लिए सीखना नहीं चाहते। वो कहते हैं शॉर्टकट जो है ना, बहुत ही पसंद करते हैं कि यार किसी तरह आज मैंने शुरू किया, कल मेरा गाना रिलीज हो जाए। ऐसा होता नहीं। ये तो लंबी इनिंग्स वाला काम है। लंबी इनिंग्स वाला काम है। अपने ज़ौक़ जब तक आपका चल रहा है, चलता चला जाएगा, जब वो बैठ जाएगा खत्म। और ज़रूरी नहीं है ज़िंदगी में डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बने। हाँ, ये भी सही सही। प्रोफेसर का बेटा प्रोफेसर ही बने, ज़रूरी नहीं। मैं तो सिर्फ ये सोच रहा अपना कि मिजाज की बात है। मगर होता है ना कि आपके बच्चों में कोई ऐसा होता है जो आपसे, मतलब मेरा छोटे बच्चा जो है वो, मैं जब किताब उठा के पढ़ता हूँ या कोई लेक्चर वगैरह देता हूँ, वो मेरी नकल उतारने की कोशिश करता है कि जी जी। मेरा वालिद यूँ पढ़ता है, वो यूँ उठता है, वो यूँ बोलते हैं, वो सारा दिन मेरी नकलें करते रहते हैं। सच सच। साथ है कि आपके बच्चों में भी कोई ना कोई होगा जो म्यूज़िक के साथ शौक़ रखता होगा। नहीं, भागे सर। मेरे बड़े भाईजान के बेटे थे, मेरे भतीजे हैं, मेरे और चीज़ है, सब ने जो है ना किनारा कश कर लिया कि इतना मुश्किल काम के आगे शिफ्ट करना इतना मुश्किल हो जाता है कि उसको, यानी आप स्कोप नहीं देख रहे आने वाले दिनों में? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। हाँ, ये जो है ना शोर शराबा, इसकी दुनिया बहुत पड़ी हुई है। इसकी दुनिया बहुत पड़ी। कई लोग आते हैं, वो ट्रैक बनाया गाने का लिए, वो ट्रैक का जो मिजाज है वो स्पीकर तक ही रह गया, कानों से हट गया। यानी अब आवाज़ डिजिटलाइज हो गई है, डिजिटल हो गया, सारी चीज़ें आ गई हैं, कंप्यूटर ने इतनी तरक्की। यानी इसका मतलब कि अगर मेरे पास बहुत सारे पैसे हों और बहुत शानदार म्यूज़िक हो और साउंड सिस्टम हो, जी हाँ, तो मैं भी गा सकता हूँ। गा सकते हैं। हाँ सच है। इस पे बनाना पड़ता है, उस पे बनी बनाई मिल रही है हर चीज़। हर चीज़ बनी बनाई मिल रही है, सही बात है। आज हम इसीलिए तो ये फन जो है रह गया है। दुख होता है, बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। काश ये चलता रहता सिलसिला सारा। अभी तक मेहदी हसन को गए हुए इतना अरसा हो गया, अभी तक मेहदी हसन दोबारा कोई नहीं आ सका। अच्छा, हम आपको फील हुआ कभी कि लोग फ़न लतीफ़ा से दूर हटे और इसको शायद बहुत अच्छा नहीं समझते, मगर वो फिर भी अच्छे इंसान नहीं बन सके? हाँ, बहुत फील होता है, ये बहुत होता है। चले कोई और वैल्यू ऐसी हो जो उनको बहुत अच्छा इंसान, दोस्त ही बना दे। हाँ, दुरुस्त दुरुस्त। जो वो भी नहीं नज़र आता। सर ख़त्म हो गई है, म्यूज़िक, सुर, आवाज़ें ख़त्म हो गई। सर जी, शिद्दत पसंदी, इंतहा पसंदी की वजह ही यही है फ़नून लतीफ़ा से। साफ ज़ाहिर है, वो तो इसके बुनियादी एक फैक्टर बना। हालांकि अगर अजान भी एक सुर में हो रही हो तो वो भी अच्छी लगती है, वो भी अच्छी लगती है। और वाकई मौज़न के लिए खुश इल्हान होना ज़रूरी है, कारी के लिए कारी के लिए ज़रूरी है। हाँ। चलिए नवाज़ साहब, मैं बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ। मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ जनाब, और कि आपने इतना वक्त दिया है। और अब बाकी समीर आप भी से भी हम चाहेंगे, थोड़ा सा सरफराज से भी चाहेंगे और सर से भी चाहेंगे कि इस प्रोग्राम के अख्ताम में आप तीनों फनकार दोस्त जो हैं मिल के कोई हमें और हमारे नाज़रीन के लिए कोई चीज़ पेश करें। सरफराज साहब, आप थोड़ा सा। नाज़रीन, अपने प्रोग्राम का इख्तिताम हम करते हैं एक मुश्तरका बल्कि गज़ल से जो सरफराज सुनाएंगे।
बैंजो प्ले करेंगे समीर करेंगे, और जिससे कहते हैं हस्बे रवायत सितार होगा उस्ताद ज़ियाउद्दीन साहब के पास, जो कि अपनी निगरानी में अपने शागिर्दों को लेंगे। और हम इसको देखते हैं जी, अभी ज़ियाद साहब इसकी तैयारी कर रहे हैं। कॉल आ रही थी मेरे चलो कोई नहीं, बाद में सुन लेंगे। पहले कॉलेज हो जाएगा। ठीक शुरू करें? जी 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 सुने और सर धुनिए, और हमें इजाज़त दीजिए। मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम से। खुदा हाफिज़। सर एक बात जो है ना मैं ज़रूर करना चाहता हूँ, बल्कि मेरी याद है मैं वो ज़रूर शेयर करूँगा कि जैसे पहले मैंने जिक्र किया कि ज़िया साहब के पास मुझे भेजने वाले सर आमिर सुहेल साहब थे। मुझे वो दिन आज भी अच्छी तरह याद है। सर आमिर सुहेल साहब ने मुझे कहा कि आपने ना वहाँ जाना है न्यू उर्दू बाज़ार में, तो वहाँ ज़ियाउद्दीन साहब हैं, उनसे जाके मिलना है। यूनिवर्सिटी में फंक्शन वगैरह में गज़ल वज़ल कोई ना कोई पढ़ देते थे, कभी कभी सुनने का भी बचपन से शौक़ था, लेकिन कभी इस तरफ आने का सोचा नहीं था। तो मुझे वो दिन याद है, मैंने सर से जिक्र किया, सर ने कहा कि आपने वहाँ जाना है, ज़ियाउद्दीन साहब के पास जाना है। मैंने कहा ठीक है सर जी, मैं ना 1-2 दिन में जाऊँगा। और मुझे सर के वो लफ्ज़ याद हैं, सर हैं ओए ये क्या बात है, जाऊँगा क्या मतलब आज ही जाना है, क्लासों के बाद आज ही जाना है। क्या हुआ है? और मुझे वो दिन याद है, मैं उसी दिन ज़िया साहब के पास वहाँ चबारे पे पहुँच गया। नहीं और वो ताल्लुक़ जो है अल्हम्दुलिल्लाह आज तक जो है वो चल मेरा रहा तो है। ये कि ये म्यूज़िक है, आर्ट है, शायरी है, वो आपको अंदर से नरम कर देती लोग बहुत कम है, आपको मोहब्बत कर देती है। तो एक गज़ल पेश करते हैं जी, जी, राग यमन में है ये सर। वाह तेरे ना देना 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 आपने कुछ तो मेरे नाम का भेजा होता, आपने कुछ तो मेरे नाम का भेजा होता। एक संदेशा एक संदेशा एक संदेशा, कोई आहट कोई झोंका होता। आपने कुछ तो मेरे नाम का भेजा होता। कम निगाही से अजब हश्र बेपार रहता है। कम निगाही कम निगाही से अजब हश्र बेपार रहता है। एक कयामत थी अगर आपने देखा होता।
एक कयामत थी अगर आपने देखा होता, एक संदेशा कोई आहट कोई झोंका होता, आपने कुछ तो मेरे नाम का भेजा होता। वाह वाह। सर शेर अर्ज है आगे। यही आंसू मेरे मोतियां सितारे होते, यही आंसू यही आंसू वाह वाह। यही आंसू यही आंसू मेरे मोतिया सितारे होते, तेरे दामन में अगर इनको बखेरा वाह 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 वाह। तेरे दामन में अगर इनको बखेरा होता, कितने चेहरों को निगाहों से गुजरते देखा, कितने चेहरों कितने चेहरों कितने चेहरों कितने चेहरों को निगाहों से गुजरते देखा, तू तो था दिल में जरा देर तो ठहरा। वाह वाह क्या बात, वाह वाह। तू तो था दिल में जरा देर तो ठहरा था, एक संदेशा एक संदेशा एक संदेशा कोई आहट कोई झोंका होता। वाह 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 वाह। आपने कुछ तो मेरे नाम का भेजा होता।